गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ब्यूरो में रहेंगे अगले आधे घंटे और बात करेंगे मार्केट्स पर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, ट्रेड्स लेंगे आपके। बहुत कुछ लाइंड अप है। 10:05 पर मार्केट बिग वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगी फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा। 10:15 फिनफ्लुएंसर्स पर सेबी के कंसल्टेशन पेपर पर चर्चा के लिए स्टॉकेज और ई लर्न मार्केट के फाउंडर विवेक बजाज जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं अरिहंत कैपिटल की कविता जैन और ट्रेड बुल्स के सचिन उत्तेकर, और नए मेहमान हमारे साथ आज निर्मल बैंक से स्वाति होतकर और अमित सेठ। ये सब लाइंड अप है आपके लिए कुछ ही देर में। लेकिन एक बार जरा मार्केट पर आते हैं। इस समय काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेड इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है, निफ्टी रिजेक्ट कर रहा है अपने हायर लेवल्स को, जो पहला रेजिस्टेंस जोन है वहाँ से, फ्राइडे के हाई से। बैंक निफ्टी में भी रेंज ट्रेड है, लेकिन 44,200 को अभी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज जो अच्छी चीज़ हो रही है, ब्रॉडर मार्केट में अच्छे मूव्स हैं, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो फ्रेश हाई भी लगाया है, मिड कैप इंडेक्स भी इस समय डे हाई के काफ़ी करीब। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो आज ट्रैक्शन है 2-3 स्पेसेस में। कुछ छोटे एनबीएफसी स्टॉक्स, छोटे मतलब मझोले, पिरामल, मनप्पुरम, ये कुछ मुथूट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको अच्छे मूव्स दिख रहे हैं। रियल एस्टेट में अच्छे मूव्स हैं, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये दोनों स्टॉक 2 से 2.5% ऊपर। मेटल्स में अच्छी तेज़ी है आज, वो चाइना के मूव के बाद। हिंदुस्तान कॉपर में खास तौर से करीब 3% ऊपर। जीएनएफसी बैन से बाहर आया है, वहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। और नीचे स्टॉक्स में जीएमआर एयरपोर्ट्स, डेल्टा कॉप और बिरला सॉफ्ट, ये कुछ स्टॉक्स इस समय। बीरो जी, आपने भी स्टॉक्स की समरी सुनी और इस बीच एक दो स्टॉक बताता हूं मैं आपको जो अच्छा कर रहे हैं। निफ्टी करीब 19,280 पे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता है, इट्स 220। मैं इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि इवेंट आज इन दो स्टॉक से संबंधित है। लेकिन अनुज, सुबह अगर आपको एक अच्छा डाउन स्विंग मिल गया 70-80 पॉइंट का, तो ज़्यादा ज़रूरत है क्या इंडेक्स में लंच होने की? इट्स बेटर टू चेज इंडाइसेस पोस्ट, आई थिंक, एजीएम के बाद, अगर सुबह अच्छा स्विंग मिल गया तो। बिल्कुल वीरू, एक देखिए, एक ट्रेड निफ्टी की मिल चुकी है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मेरे ख्याल से आप उसमें भले ही चाहें तो मुनाफा भी बांध लें और साइड में हट जाएं और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें और निफ्टी पर व्यू लेंगे। अब हम एक बार जब ये पूरी रिलायंस की एजीएम वगैरह निकल जाएगी उसके बाद मेरे ख्याल से इंट्राडे में अब निफ्टी में डैवल करके कोई फायदा नहीं है आपको। इंडिविजुअल स्टॉक्स में ही रहें, उसी में बेटर रहेगा। ध्यान रखिए, एक्सपायरी वीक शुरू हो चुका है, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में फंस गए तो प्रीमियम बहुत जल्दी कोलैप्स होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बीरू। जी बिल्कुल। तो सुबह अगर एक बेटर स्विंग मिल चुका है तो इस वक्त इंडेक्स से थोड़ा दूर रहिए। राजेश जी ने कॉल ली थी ग्लेनमार्क, इट्स डूइंग वेल, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करते हैं। बहुत सारे ट्रेड्स जो है इस कार्यक्रम में आज काफी अच्छे खासी रहे। पैनल आपकी स्क्रीन पर कविता जी, सचिन जी, स्वाति होतकर और अमित सेठ जी, आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। अमित, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज पे आपसे लूंगा, बहुत संक्षेप में रखिएगा आपका व्यू और आपके दो कॉल्स। Good morning, Viren ji. Good morning, Anuj ji, and everybody on the panel. Viren ji, निफ्टी क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, प्रेशर है, 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेस्ट कर रहा है। आज भी कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। लेवल्स ब्रेक होते हैं तो नीचे के लेवल्स अनफोल्ड होंगे। अगर 100-डे में ब्रेक होता है तो फॉर द टाइम बिंग थोड़ा वेट एंड वॉच गेम है। थोड़ा रिलायंस का एजीएम भी देख लें, आई थिंक उसके बाद नेक्स्ट मूव अनफोल्ड होगा। बैंक निफ्टी स्टिल बेटर ऑफ द टू, क्योंकि मैं कहूंगा वो अभी भी अपने 100-डे के ऊपर ट्रेड कर रहा और एक रेंज दायरे के अंदर है। अपने 10-20 और नीचे में 50 और 100 के बीच में मूव कर रहा है। बट ओवरऑल वीकनेस जरूर है इसमें हायर लेवल्स में, बट फॉर द मोमेंट साइडवेज है। तो इसको भी अभी फॉर द टाइमिंग वेट करूंगा। थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक करूंगा। जो दो स्टॉक मैंने अभी चूज किए हैं, एक आइडिया लॉन्ग साइड में रहेगा, एक शॉर्ट साइड में रहेगा। शॉर्ट साइड में मेरा आज का शॉर्ट ट्रेड रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो हमने एक पुल बैक देखा था, उसने जाके अपने कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस 200-डे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके रेजिस्टेंस लिया और आज के 17 में वापस एक इसमें एक डाउन मूव देख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा खासा एडिशन है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस 2537 का है। इसे शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 2490 और स्टॉप लॉस रखूंगा 2575 का। सेकेंड ट्रेड मेरा लॉन्ग साइड में रहेगा, दैट इज मारुति में कुछ दिनों पहले हमने एक चैनल का ब्रेकआउट देखा था। उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गया था, लेकिन आज वो चैनल अभी भी इंटैक्ट है और मारुति में आज हम एक फिर अपटिक देख रहे हैं। 9600 का लगभग इसका कैश में प्राइस है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 9750 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 9520। ओके, चलिए, ये हो गई अमित जी की कॉल्स। सचिन को लेकर आते हैं एक बार अब स्क्रीन पर। सचिन, पहले तो आपकी वो बीपीसीएल की कॉल का ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट आ गया, उस पर एक अपडेट दे दीजिए, उसके बाद आपकी फ्रेश कॉल्स इस समय की।
और जो 350 का कॉल ऑप्शन है, मुझे लग रहा है वो अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एक 8.1 के आसपास का स्विंग बनाया, बट 8.5 के आसपास का अपना पहला टारगेट है। बट जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैक्शन आ रहा है, मुझे लग रहा है 10.5 के आसपास के स्विंग के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ओवरऑल ओएमसी एज अ पैक में ही काफी अच्छी हलचल नजर आ रही है। मुझे लग रहा है ये शॉर्ट कवरिंग वाली मूव काफी अच्छी तरह सस्टेन होगी, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉसेस मैं वहीं पे रखूंगा 4.3 के आसपास के, एंड अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो वापस यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। अब मुझे लग रहा है 10.5 के स्टॉप लॉस टारगेट के लिए मुझे लग रहा है ये पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड भी करनी चाहिए। जहां तक दो फ्रेश ट्रेड्स का सवाल है, मुझे लग रहा है ओएमसी बास्केट में ही एचपीसीएल का भी डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। 260 के आसपास का एक सपोर्ट बेस इसने अच्छी तरह मेंटेन किया है, एंड प्लस शॉर्ट टर्म में या 30 मिनट चार्ट पे अगर देखें तो वहां पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन एग्जिबिट हो रहा है। तो इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द डे 272 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए एचपीसीएल में, तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी है 261.50 के स्टॉप लॉस के साथ। 272 इंट्राडे टारगेट होगा, बट पोजिशनली यहाँ पर भी मुझे लग रहा है 285 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं एक हफ्ते का अगर हम नजरिया रखें तो। ऑन द शॉर्ट साइड जिस तरीके से डेटा ट्रेंड में नजर आया है, मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा दबाव बन सकता है। पिछले हफ्ते में एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन यहाँ पर एग्जिबिट हुआ था फ्राइडे के सेशन में, इसके नीचे की कंफर्मेशन क्लोजिंग भी आ चुकी थी, एंड जिस तरीके से 2000 का क्लस्टर सपोर्ट डेटा यहाँ पर ब्रीच हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से 1950 का टारगेट होगा, एंड स्टॉप लॉस आप 2030 के आसपास ही लगाए, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, तो ये मेरा डिस्क्लोजर होगा। एंड जिस तरीके से पैटर्न कंफर्मेशन है, मुझे लग रहा है थोड़े से यहाँ पर एक पुल बैक या फिर एक नेगेटिव मूव यहाँ पर अनलॉक हो रही है। ओके, अब एक काम करते हैं, कविता जी के पास चलते हैं, उनके दो ट्रेड्स पिक करते हैं। कविता, आपके दो ट्रेड्स। या विरेंजी, सो दो ट्रेड्स इज लाइक आज रियल एस्टेट में अच्छे मूव्स हैं, तो ओबेरॉय रियल्टी पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। 1088 के लेवल्स पर काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 1084 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड इज पॉसिबल कि काउंटर आपको 1104 1109 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखे, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है फॉर डे पर्सपेक्टिव। 1084 के स्टॉप लॉस के साथ 1100 के टारगेट्स के लिए आप ओबेरॉय रियल्टी पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एल्स अनदर जो काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज आईसीआईसीआई प्रू में एक अच्छे मूव्स बनते हुए दिख रहे हैं। काउंटर अगर वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखें तो अपने स्लैंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल देने में था, काउंटर आज उसे फॉलो थ्रू करता हुआ दिख रहा है। 552 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग हो रहा है, मुझे लगता है 561 के प्राइस टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई प्रू पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 544। चलिए स्वाति जी को भी जोड़ लेते हैं। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। यस, गुड मॉर्निंग। आज के लिए मैं दो कॉल्स दूंगी, एक बाय और एक शॉर्ट रहेगा। पहले शॉर्ट कॉल ब्रिटानिया पे है। ये पर्टिकुलर काउंटर हम वीरोजी लास्ट 4-5 डेज ट्रेडिंग सेशन से देख रहे थे कि 200 EMA के आसपास काफी हॉवरिंग हो रहा था। फाइनली आज उसने एक ब्रेकडाउन दिया है। आज का ओपन हाई भी ऑलमोस्ट सेम है, तो मुझे लगता है इसमें ये सेलिंग प्रेशर और सही तो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगा। करंटली फ्यूचर्स पे ये 4490 के रेंज में चल रहा है, तो एट द करंट लेवल आप शॉर्ट कीजिएगा। ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि 4550 4560 काफी क्लस्टर्स रेजिस्टेंस जोन बना है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4560 का। एंड आई बिलीव इसमें एक पोटेंशियल है 100 पॉइंट्स डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को लेके जा सकता है 4380 4390, तो वो मेरे टारगेट्स रहेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट शॉर्ट कॉल रहेगा। सेकेंड बाय कॉल मेरा चंबल फर्टिलाइजर पे है। ये पर्टिकुलर काउंटर में हम देख रहे हैं कि एक लाइन चार्ट में ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है, एंड 20 DMA के ऊपर अच्छा खासा वेल प्लेस्ड है, तो इस पे काफी अच्छी अपसाइड मोमेंटम रैली हमें देखने मिलेगी। जैसे ये 275 का ब्रेकआउट लेवल है, मैं प्रीएम्प्ट करूँ कि इसमें ब्रेकआउट आ सकता है ये एट करंट मार्केट प्राइस में भी। तो करंट लेवल पर बाई कीजिएगा, 273 के रेट चल रहा है। एट करंट मार्केट प्राइस अब बाई कीजिएगा 267 का, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है 285 290 के लेवल्स टेस्ट करने की। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन
और एमडी देवीना मेहरा जुड़ गई हैं। देवीना जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। पहले तो आपसे मैं एक व्यू लेना चाहूँगा, ये जो रीसेंट मार्केट करेक्शन आई है पिछले 1-1.25 महीने से, ये थोड़ी पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में करेक्शन आती है और मिड कैप्स न्यू हाइज बनाते हैं। नॉर्मली उल्टा होता है, नॉर्मली लोगों की कंप्लेन होती है कि इंडेक्स चल रहा है, मेरे स्टॉक्स नहीं चल रहे। इस बार ये जो हुआ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 3-4% गिर गए, 5%, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार न्यू हाइज बना रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग अनुज। पार्टली तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बीच में एक ऐसा लंबा समय था जब स्मॉल कैप्स ने अच्छा नहीं किया था। बिल्कुल। सो वो हम लोग भूल जाते हैं कि स्मॉल कैप्स में कितना बड़े बड़े ड्रॉ डाउन हिस्ट्री में हुए हैं। इंडेक्स में 50% 70% ड्रॉ डाउन हो चुके हैं। और दूसरी बात, मैं एक बार ये भी देख रही थी कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें जो टर्नओवर होता है वो मतलब इंडेक्स 18 से 20% हर साल बदल जाता है। तो आप समझ लीजिए तो 5 साल में वो इंडेक्स पूरा ही बदल जाता है। दैट वो भी एक बात शायद लोग जिस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऑफ कोर्स उसमें कुछ तो होते हैं कि जो ऊपर चले जाते हैं स्मॉल कैप लिमिट से, पर अधिकतर तो ऐसे होते हैं जो निकल ही जाते हैं। तो वो आपको जो स्मॉल कैप मिड कैप का खतरा है वो भी समझना चाहिए। और ये भी होता है कि लार्ज कैप में कई बार कोई सेक्टर का स्क्यू ज्यादा होता है। आपने बैंक निफ्टी की बात की तो वो अब मतलब कुछ जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उतने अच्छा नहीं किए, उतने अच्छे लग भी नहीं रहे हैं, तो वो एक तरह से ड्रैग हो जाते हैं। तो कुछ एक थोड़े से सेक्टर से भी वो इंडेक्स लार्ज कैप का ड्रैग डाउन हो जाता है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये हो गई जो डायकॉटमी आई। देवीना जी, इस समय मार्केट का, क्योंकि आप ये थोड़ी साइकिल्स समझते हैं, इस समय जो इंटरेस्ट रेट को लेकर एक डर बन रहा है, और ख़ासतौर से यूएस में और इवन इंडिया में भी जो रीसेंट इन्फ्लेशन अपटिक आया उसके बाद थोड़ा बैंकों में प्रेशर आया। इस समय आपका व्यू क्या होगा इंटरेस्ट रेट साइकिल को लेकर ओवरऑल और बैंकों को लेकर? देखिए, वैसे अगर आप ये दोनों चीज एक्चुअली थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्रारंभ में तो बैंकों को फायदा होता है। मतलब इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है तो होता ये है कि आपका जो लोन या एसेट साइड है वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। डिपॉजिट पर उसी समय नहीं, फौरन नहीं बढ़ता है, वो धीरे धीरे करके जब वो डिपॉजिट रोल ओवर के लिए आएगा तब वो थोड़ा बढ़ेगा। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना बैंकों के लिए खराब होता है, ऐसा इक्वेशन नहीं है। और जहां तक इंटरेस्ट रेट का ही सवाल है, अब देखिए मेरा तो आप मेरे पिछले साल भर के इंटरव्यू देख लीजिए, मेरा कभी भी ये व्यू नहीं रहा था कि 2023 में फेड सेकेंड हाफ में रेट कम करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो होता नहीं है। इन्फ्लेशन कभी भी उस लेवल तक पहुंच के ऐसा नहीं होता कि 1 तिमाही 3 तिमाही में खत्म हो जाए या 2% के आसपास आ जाए। वो तो मुझे तो शुरू से स्पष्ट था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि इस साल रेट कट आएंगे। अब वो स्थिति है कि फेड देख रहा है कि अब क्या डेटा आता है, उसके कारण अब थोड़ा और बढ़ाए, वो देखना पड़ेगा। मेरा तो ये है कि शायद एक बार तो रुक जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिर नहीं बढ़ेगा रेट। जहां तक भारत का सवाल है, इस बार जो ज्यादा इन्फ्लेशन की दर ज्यादा आई वो अधिकतर खाद्य पदार्थों से आई। सब्जियां और बाकी भी ये सब गेहूं दालें वगैरह भी, बट सबसे ज्यादा सब्जियां। तो अब ये भी हो जाता है कि ब्याज दरें बढ़ाने से इन सब चीजों के भाव कैसे घटेंगे, तो दोनों का इतना लेना देना नहीं है। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा होती है तब भी सेंट्रल बैंक चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि फिर वो एक जो कहते हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की, वो लोग क्या ये अनुमान लगा रहे हैं कि इन्फ्लेशन क्या होगा और उसके कारण इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो वो थोड़ा सा आरबीआई ने अभी तक जितना भी मैंने देखा है उनका रहा है कि ब्याज दरें बहुत नहीं बढ़ाएं और ग्रोथ की तरफ ही ओरिएंटेड रहें। तो अभी फिलहाल एकदम से रेट बढ़ाते तो मुझे नहीं लगता है। ओके मैम, यही क्योंकि आप बहुत लंबे समय के लिए अगर आप देखें एक व्यू देती हैं मैम, आप हमेशा बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एफआईएस के फ्लो पे कमेंट नहीं करती, बट फिर भी आपका तजुर्बा क्या कहता है? जो कम्फर्ट सडनली हमको अप्रैल में मिला था, अब वो हमारे पास अब नहीं है। आपने पहले भी कहा था कि अभी रेट हाइक की प्रोसेस जो है वो
थमेगी नहीं। अब यूएस में जिस प्रकार से फिर ब्याज दरें बढ़ने का प्रभाव है, हमारे यहाँ कमोडिटी इन्फ्लेशन काफ़ी हायर लेवल्स पे है, सरकार कुछ एक्सपोर्ट्स बैन भी कर रही है। अब ऐसे में मैम आपको क्या लगता है जो फ्लो टुवर्ड्स इंडिया जो कि पिछले 3-4 महीने में काफ़ी स्टेबल रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, वो थोड़ा पॉज हो सकता है जो अगले 6 महीने के लिए ब्याज दरों की स्थिति बन रही है ग्लोबली, उसको देखते हुए? वीरेंद्र, मैंने तो पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि मैं कभी भी फ्लोज पर व्यू देती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मतलब मैं डेटा की खिलाड़ी हूँ आप कह सकते हैं। तो मैंने देखा है कि वो फ्लोज का और बाजार के की दिशा का कोई लेना देना ही नहीं होता, मतलब एक दूसरे से वो उसको इम्पैक्ट करती है, वो तो अलग बात है, कोरिलेशन ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जिस महीने फ्लोज ज्यादा है उस महीने बाजार ऊपर जाता है, या जब नेगेटिव हो जाए फ्लो तो उस महीने बाजार नीचे जाता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं तो मॉनिटर भी नहीं करती हूँ, मतलब मॉनिटर करती हूँ खाली वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिहाज से, बट बाजार के लिहाज से नहीं। और जहां तक बाजार की बात है, मैंने मार्च 28 को कहा था, मेरी ट्वीट है कि अभी आप बाजार से अगर आप नहीं निवेश करेंगे तो उसमें आपका ज्यादा लॉस है बजाय कि आप निवेश करें। और मैंने ये भी स्पष्ट रूप में मैंने कहा था कि अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ये बाजार का लो है, तो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके आसपास ही है। तो अब ये होता है कि जब बाजार अच्छा नहीं कर रहा होता तो वही चीजें आप एक कहानी बना लेते हैं कि इस कारण से नहीं अच्छा कर रहा, जबकि आप देखें तो 2 महीने पहले भी वही स्थिति होगी, 2 महीने बाद वही, उसमें से आप जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हटा के नेगेटिव चीज पे फोकस करने लगेंगे। तो ये तो एक तरह से हमको एक कहानी चाहिए होती है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कि बाजार से जाने का समय नहीं है। क्रैश की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बाजार, अगर आप जो आप बोल रहे थे कि अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ट्रेंड लाइन के नीचे ही है, अभी ट्रेंड लाइन के कोई बहुत ऊपर नहीं है कि वहां से क्रैश आ जाए। और दूसरी चीज ये है कि जब बाजार में लोग थोड़ा चिंतित होते हैं, जब उतना अच्छा नहीं लग रहा होता, जब लगता है कि अभी सोचें, अभी नहीं जाएं, उसके बाद ही बड़ा अप मूव आता है। तो और मैंने ये शायद पहले भी आंकड़ा दिया हो कि अगर आप 40 वर्षों में देखें तो अगर आप जो 40 वर्षों में खाली, मतलब इतने लंबे समय में खाली 10 जो सबसे बड़े अप मूव वाले दिन अगर नहीं होते आप निवेशित, तो आपका रिटर्न 2/3 चला जाता है। तो वो 100 रुपया जो 45,000 होता वो 15,000 हो जाता है। और अगर आप 30 दिन मिस करते हैं, जो कि मतलब औसतन साल में एक दिन भी नहीं है, तो आपका वो 44,000 4,000 भी नहीं रहता है। तो इसलिए निवेशित रहने में अधिकतर बेनिफिट होता है, अधिकतर वो आपके लिए लाभ की चीज है। अगर आपको इक्विटी में जो भी एलोकेशन करना है, ये नहीं कि आप अपना सारा पैसा इक्विटी में लगा दें, लेकिन जो भी आपको इक्विटी में एलोकेशन करना है, अभी निवेशित रहने का ही समय है। पर सेक्टर का चुनाव वो सब तो खैर देखना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी बाजार से निकल जाने का समय हो। जी हाँ, बाय राइट, सिट टाइट और सिट टाइट। मैडम यही कह रही हैं कि जब आप निवेश करेंगे सुकून मिलेगा। मैं यहाँ पे बैठ के देवीना मैम के जो कमरे का एम्बियंस है ना उसको फील कर सकता हूँ। एक्टर साहब जरा मैम का जब आउटपुट फुल पे काटिए, जब आप पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे ना तो 2 शम्मे फरोजा पड़े हुए हैं। शम्मे फरोजा जो होता है ना, जिसे कहते हैं, जिसमें मोमबत्ती लगाई जाती है, वो है 2 पेंटिंग पीछे, और उसके पीछे 3 पेंटिंग और है मैम। बड़ा सुकून सा है, बड़ा एम्बियंस आपके रूम का, बड़ा ऐसा लग रहा है कि है 3 पेंटिंग पीछे की एक साइड में और 2 शम्मे फरोजा। नाइस एम्बियंस मैम, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शुक्रिया। ये पेंटिंग कहाँ की है मैम? नहीं, ऐसा कोई बहुत महंगी पेंटिंग नहीं है जो अच्छा लगा ले लिया। ये तो खैर अच्छी पेंटिंग देवीना मैम की। देवीना मैम, आज थोड़ा हमारे पास समय की कमी है, तो आज आपको यहीं थैंक्स बोलेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो चलिए, ये बात हो गई फर्स्ट ग्लोबल के चेयरपर्सन देवीना जी से। चलिए अब एक काम और करते हैं, एक और चीज़ जो हमको एड्रेस करनी है, छोटा सा ब्रेक लेकर एड्रेस करेंगे। विवेक बजाज जोड़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिनफ्लुएंसर्स की नकेल
कसने की तैयारी कर ली है। रेगुलेटर ने इस मामले में कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और सेबी की नज़र फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के रेवेन्यू मॉडल पर है और वो कुछ स्टॉक ब्रोकर्स और ये फिन्फ्लुएंसर्स के गठजोड़ को शायद ख़त्म करना चाहते हैं। सेबी ने कहा है कि स्टॉक ब्रोकर्स जैसे इंटरमीडिएट अनरजिस्टर्ड फिन्फ्लुएंसर्स के साथ कोई कमर्शियल करार नहीं कर सकते। कंसल्टेशन पेपर है, 15 सितंबर तक राय मांगी गई है इसमें और उसके बाद सेबी का एक फाइनल डिसीजन आएगा। स्टॉक एज और ई लर्न मार्केट के फाउंडर विवेक बजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं और विवेक जी गुड मॉर्निंग। और आपका और हमारा एक व्यू रहा है कि थोड़ा रिटेल की हेल्प की जाए और ये कई बार इस तरह के मामले आते हैं जिसमें थोड़ा सा मन खट्टा होता है। एक शायद रिसेंटली भी आया था जिस पर आपने कल एक ट्वीट भी किया था। मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता, मैं अभी इसी मुद्दे पर रहना चाहता हूँ। क्या आपके हिसाब से खास इस कंसल्टेशन पेपर में क्या मेन चीज़ ये एड्रेस हो रही है कि वो जो रेवेन्यू मॉडल है उस पर एक तरीके से एक सीधा एक व्यू लिया जा रहा है? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस कंसल्टेशन पेपर पर? सो आदिश भाई गुड मॉर्निंग। ये ग्रे एरिया काफी दिनों से चल रहा था। ये एफिलिएट मार्केटिंग जो ग्लोबली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सारे बिजनेसेस में इसका रोल है, पर फाइनेंशियल मार्केट में भी कोविड के समय पर्टिकुलरली ये बहुत बड़ा हो गया ना। इसमें कभी भी रेगुलेटर ने कोई लॉ या कोई फ्रेमवर्क नहीं डिफाइन किया था। और आप देखो कि एक सब ब्रोकर या इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में सालों साल से चले आ रहा है, वहां पर हमेशा क्लियरली डिफाइंड लॉस थे कि अगर आप किसी भी ब्रोकिंग अकाउंट को प्रमोट कर रहे हैं किसी भी थर्ड पार्टी को, तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा एज अ सब ब्रोकर। तो अनफॉर्चुनेटली एफिलिएट मार्केटिंग इतने जोर से ग्रो किया लास्ट 5 साल के अंदर में, तो रेगुलेटर ने कभी इसमें उतना ध्यान नहीं दिया। जब तक ये इतना बड़ा हो गया और इसको ऑब्वियसली कई लोग मिसयूटिलाइज करने लग गए, तो अभी इस मौके पे इसका फ्रेमवर्क आना एक्चुअली बहुत ही वेलकम मूव है। एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होने से क्या है, जो लेजिटिमेट प्लेयर है, जो अपने आप को मिस आउट नहीं फील करते हैं, वो फिर मार्केट में आते हैं और फिर मार्केट और बड़ा हो जाता है। तो विवेक जी, इसमें एक चीज़ पढ़ रहा था कि कोई भी जो कमीशन या रेफरल फीस है, अगर ये कंसल्टेशन पेपर फाइनली 9 में बदल गया तो वो ब्रोकर्स वो नहीं देंगे इन्फ्लुएंसर्स को। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ब्रोकर के लिए या फिर इन्फ्लुएंसर के लिए फिर कोई उसके बाद इंसेंटिव रहेगा टाई अप करने के लिए किसी ब्रोकर के साथ? पहली बात तो इन्फ्लुएंसर मल्टीपल ब्रोकर के साथ टाइप कर रहे थे, तो वो अपने आप में एक ग्रे एरिया था। तो आइडियली एवरी इन्फ्लुएंसर शुड हैव रिलेशनशिप विद वन ब्रोकर एंड नो वन स्टॉप्स देम। उनको कोई रोक नहीं रहा है कि आप उनके सब ब्रोकर बन जाइए। आप उनको पुश करना चाहते हैं पुश करिए, आप रेवेन्यू शेयरिंग करना चाहते हैं रेवेन्यू शेयरिंग करिए, बट हैव अ प्रॉपर लेजिटिमेट रिलेशनशिप विद देम। अभी क्या हो रहा था, इट वाज मोर ऑफ अ ईमेल एक्सचेंज, मोर ऑफ अ इनफॉर्मल एग्रीमेंट वेयर आप प्रमोट कर रहे थे उनको और आपको एक एफिलिएट का कमीशन दिया जा रहा था। इसी को स्ट्रक्चर किया गया है। तो मुझे लगता है कि किसी इन्फ्लुएंसर को इसको बिजनेस के रूप में बनाना है तो एक ब्रोकर के साथ अपने आप को टैग कर लो और साथ में सेबी का जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लो। इस पर मैं आ रहा था क्योंकि जब मेरी बात हुई थी, जब मैंने ये सवाल उठाया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सेबी चीफ माधवी मैम ने बहुत क्लियरली बोला था कि हमने कभी नहीं कहा कि इन्फ्लुएंसर्स को लाइसेंस लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सवाल फिर यहाँ पर यही था कि जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है। रिस्ट्रिक्शन मतलब इन अ सेंस कि काफ़ी रेगुलेशंस उनको पालन करना होता है एक एक चीज़ का, और वो शायद इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर इतनी एप्लीकेबल नहीं होती। वो ओपनली स्टॉक्स के बारे में बात कर सकते हैं। इस पर आपका क्या व्यू है विवेक जी? So there is a very thin line of difference between education और advising। हाँ। और कुछ लोग अपने दायरे को ठीक से समझते हैं और वहीं तक ही रहते हैं जहां तक एजुकेशन को रहना चाहिए। अगर आप एजुकेशन के नाम पे एडवाइजरी दे रहे हैं, स्टॉक का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो वो इंडिया का लॉ क्लियरली डिफाइन करता है कि आप पब्लिक फोरम पे स्टॉक की बात करेंगे तो एक रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। कुछ लोग ये काम नहीं कर रहे थे, वो एक सिंपल सा एक पोस्ट करते थे कि भाई ये स्टॉक को देख लो, अब देखो टॉप 5 स्टॉक्स, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स आई एम बाइंग। ये आप कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटर अभी बोल रहा है कि भाई लाइसेंस ले लो, बिकॉज स्टॉक की बात करोगे तो बिना लाइसेंस के बात नहीं हो सकती। और लाइसेंस बहुत ही सिंपल चीज है। मुझे ये नहीं समझ में आती है अनुज भाई कि लोग लाइसेंस लेने से क्यों डरते हैं। ऑब्वियसली इसके प्रोसेसेस है, इसमें समय जरूर लगता है, बट लाइसेंस लेने के से आप एक लीगल फ्रेमवर्क में आ जाते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी हो जाता है, आपको एक रिकॉग्निशन देता है रेगुलेटर, जिससे आप और क्रेडिबिलिटी मार्केट में अपना दिखा सकते हैं। मैं एक्चुअली इस पर आ रहा था, जो आपने थिन लाइन बोली, क्योंकि मैं कई बार मैंने देखा है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी देखता हूँ, लिखा होता है
फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, और उसमें वो साफ साफ लिखते हैं जैसे कि ये देखिए, ये इसमें डिफरेंस कहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एजुकेशनल है और क्या रिकमेंडेशन है? वेल, रिकमेंडेशन तो खैर क्लियर कट लैंग्वेज हो गया कि ये ले लो और ये स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट है, व्हाटएवर द टारगेट यू वांट टू गिव। और एजुकेशन जनरली होता है कि जो बेसिस है एक स्टॉक आइडिया जनरेट करने का, चाहे वो टेक्निकल चार्ट है, चाहे वो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है, उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं कि वो देख के लोग सीख रहे होंगे। मेरा मानना है कि उसको देख के लोग सीखते नहीं है, क्योंकि अगर आप खाली एक चार्ट पोस्ट कर दिए और उस चार्ट से आपने कह दिया कि भाई ये स्टॉक जो है ये चार्ट के अंदर में ऐसा लग रहा है, लोगों को तो यही नहीं पता है कि वो चार्ट होता क्या है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, चार्ट के अलग अलग तरीके क्या है। तो हाँ, अगर आप प्योर एजुकेशन कंटेंट बना रहे हैं और एक स्टॉक का एग्जांपल उसमें ले रहे हैं तब बनता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं और एक प्रिजम्पशन डाल रहे हैं कि लोगों को चार्ट रीड करना आता होगा, तो उसको एजुकेशन बोलना मेरे हिसाब से एक गलत थॉट प्रोसेस। अच्छा विवेक जी, एक और चीज़, और इसमें भी काफ़ी डिबेट्स होती हैं क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपने स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, अब वो जेन्युइन है या फेक अलग बात है, सपोज करिए जेन्युइन भी डालते हैं और ट्रैवल करते हैं, एग्जॉटिक लोकेशंस की फोटोग्राफ्स वीडियोस अपने डालते हैं और कहते हैं कि देखिए आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कई लोग कहते हैं कि क्या पता वाकई में वो चाहते हो कि आम जनता इस तरीके की लाइफ जिए जैसे हम जी रहे हैं, क्या पता वो वाकई में लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे फिर? सो डिफरेंस होता है इन्फ्लुएंसर और इंस्पिरेशन वाले पर्सन में। इंस्पिरेशन वाला क्या चाहता है कि वो दिखाना चाहता है कि देखो मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, राइट? और उसके बाद उनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है कि वो कोई कोर्स अपना लॉन्च नहीं करना चाहते या कोई अपनी कम्युनिटी नहीं बिल्ड करना चाहते, मतलब कोई पेड सर्विस या आप मानिए कि कोई ब्रोकर एफिलिएट के थ्रू बड़ा बड़ा पैसा ब्रोकरेज शेयरिंग के रूप में नहीं कमाना चाहते। इन्फ्लुएंस जो करते हैं उनका पर्पस ये रहता है कि मुझे उस तरह से पैसा बनाना, तो वो ऑब्वियसली एक गलत स्टांस था। अभी तक इंडस्ट्री ग्रो कर गई 5 साल 6 साल में, बट मुझे लगता है अब यहाँ से रेगुलेटर हैज बिकम वेरी माइंडफुल, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं इनके थ्रू पैसे खो ही रहे हैं। अब देखिए 89% पीपल, जो सेबी ने कह दिया कि लोग नुकसान कर रहे हैं, अब 5 साल का पूरा हिस्ट्री निकालिए, जो लोग नए आए लास्ट 5 साल में, कौन सा सोर्स से सबसे ज्यादा लोग आए हैं? आप डेटा अगर देखोगे तो ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, they have contributed immensely in the new growth of users. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये खराब है, ये बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि मार्केट को उन्होंने ग्रो करवाया, बट कई लोग उसका मिस यूटिलाइजेशन किए, फायदा गलत उठाए, तो वो फायदा उठाने वाले को अब कर्व करने की रिक्वायरमेंट। कुछ चीज जो आपके हिसाब से मिसिंग है इस कंसल्टेशन पेपर में जो आप ऐड करना चाहेंगे विवेक जी? मुझे लगता है थोड़ा सा ये स्ट्रिक्ट भी हो गया है, थोड़ा इसको डाइल्यूट करना चाहिए। और ऑब्वियसली इट्स अ कंसल्टेशन पेपर, तो हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम अपना अपना थॉट उनको दें, तो मैं भी अपना थॉट रेगुलेटर को दूंगा। बट देयर इज कि आप अगर ब्रोकर बनते हैं या सब ब्रोकर बनते हैं, तो जो आपकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बहुत ज्यादा हेवी होती है। तो एक कंटेंट क्रिएटर पे अगर कंप्लायंस का बहुत ज्यादा बर्डन डालोगे ना, तो वो मशरूम नहीं कर पाता है, वो अपना कंटेंट का क्वालिटी पे फोकस नहीं कर पाएगा और केवल कंप्लायंस पे फोकस करेगा। तो अगर एक कैटेगरी ही बना दी जाए, जो मुझे लगता है इवेंचुअली सेबी का एक इंटेंट भी है, क्योंकि आरए के कंप्लायंस और आईए के कंप्लायंस बहुत ही हेवी कंप्लायंस है, वो एक इन्फ्लुएंसर के लिए मुझे लगता है काउंटर प्रोडक्टिव होगा और वो लोग शायद बिजनेस भी ये छोड़ दें और शायद कुछ और बेचने लग जाएं, विच इज ओके, दैट्स देयर प्रेरोगेटिव। अगर इन्फ्लुएंसर का एक अलग कैटेगरी बनाया जाए और थोड़ा कंप्लायंस लिमिटेड रखें, तो इट विल रियली हेल्प इन दैट कंटिन्यूटी ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोसिस्टम। विवेक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और जो लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का है बहुत ही शानदार है। थैंक यू सो मच, आज आप जुड़े हमारे साथ और इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात रखी है आपने, और इस पर सीएनबीसी आवाज़ लगातार आवाज़ उठाता रहा है, और अब एक कंसल्टेशन पेपर भी आया है इस पर, और सितंबर के बाद इस पर शायद एक सेबी की तरफ से फाइनल नॉर्म्स भी आएंगे। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, जो लास्ट सजेशन था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये सब बिल्कुल कम्प्लीटली अग्री विद सेबी कि इन सब चीज़ों पर और ख़ासतौर से रिटेल का एक फोकस होना चाहिए, लेकिन कहीं हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो जाए, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा एक बैलेंस शायद फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। इसी नोट पर चलिए इस शो को विराम देते हैं। नीरज जी जुड़ गए हमारे साथ स्टूडियो में। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज, और
मार्केट तो आज बड़ी अच्छी डे हाई पर है। डे हाई पे तेजी के साथ कामकाज कर रहा है और एजीएम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कि आज का सबसे बड़ा इवेंट वही होगा। 2 बजे से हम लोग सुनेंगे उसमें क्या निकल के आता है वहाँ से।